ऑस्टियोपोरोसिस से अस्थिपुंज यानी बोन मास में कमी और भुरभुरेपन में वृद्धि होती है, फ्रैगिलिटी में। एक्यूप्रेशर उपचार की वो पद्धति होती है जिसमें कि दर्द की राहत के लिए शरीर के खास हिस्से पर सुइयां डाली जाती हैं। यदि किसी को कोई दुर्घटना में चोट पहुंचती है और उसके घुटने का जोड़ टूट जाता है तो उसे आर्थोपेडिक की सलाह लेनी चाहिए। डिस्पोजेबल सीरीज का इस्तेमाल करने की सलाह आमतौर पर एड्स की रोकथाम के लिए दी जाती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और प्रौढ़ों में ऑस्टियोमेलिसिस नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। कर्क रोग अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम विवाक्स मलेरिया का कारण होता है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है पादप क्रिया विज्ञान, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा वृद्धि आदि। ये सारे प्लांट फंक्शन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे और रिवीजन करेंगे। एथिलीन हार्मोन फल पकाने में प्रयुक्त होता है। एथिलीन हार्मोन जो है ये फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। मरुद्भिद शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे हैं। अधिपादप पौधे यांत्रिक संयोग के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। स्टोमेटा सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो कि पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। स्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः रंध्र के द्वारा होता है। पौधों का जड़, बीज, पत्ती भाग सांस लेता है। पौधों का आहार कारखाना पत्तियां होती हैं। हरा प्रकाश क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा अवशोषित नहीं होता है। किसान अस्वस्थ पौधों को निकाल देता है क्योंकि इससे अन्य स्वस्थ पौधों को मिट्टी के पोषक उपलब्ध होते हैं। दो अनाज की फसलों के बीच फलीदार पौधे को उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति होती है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि पौधों में तत्वों की कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण को आप जानेंगे। पोटेशियम, इसकी वजह से पौधों में लीची में पत्ती जलना हो, लीची में क्या हो जाता है, पत्ती जल जाती है। बोरॉन की कमी से सलजम में वाटर कोर होता है। कैल्शियम से गाजर में कैविटी स्पॉट हो जाती है। बोरॉन की कमी से क्या हो जाता है, चुकंदर में हार्ट रॉट होता है। जस्ता की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। मैग्नीज की कमी से मटर में मार्श रोग हो जाती है। जस्ता की कमी से आम और बैगन में लिटिल लीफ हो जाते हैं। तांबा की कमी से नींबू में डाई बैक हो जाता है, काले पड़ जाते हैं। बोरॉन की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग हो जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी से आलू का ब्लैक हार्ट हो जाता है। आलू में जो आप कालापन अंदर देखेंगे तो ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है कालापन। जस्ता की कमी से मक्का में वाइट बर्ड हो जाते हैं। बोरॉन की कमी से फूल गोभी में ब्राउनी हो जाती है। बोरॉन की कमी से आंवले में निक्रोसिस हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जड़ ग्रंथिकाएं फलीदार पादप में उपस्थित होते हैं। पौधा संवर्धन के लिए खाद मिट्टी, रेत और चिकनी मिट्टी के संयोजन को उपयुक्त माना जाता है। ह्यूमस, सैंड एंड क्लेजी को। पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि ये पर्णहरित को सक्रिय करता है। तने की कटाई का प्रयोग गन्ने को पुनः उगाने के लिए किया जाता है। लोमी मिट्टी पौधों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। किसी मोनोकॉट में कलम लगाना संभव नहीं है, ग्राफ्टिंग करना संभव नहीं है क्योंकि उसमें वैस्कुलर कैम्बियम अनुपस्थित होता है। प्याज का खाद्य अंश तना है। प्याज का जो खाने वाला हिस्सा होता है प्याज के, हम लोग किस हिस्से को खाते हैं, तने को खाते हैं। बोगनविलिया पौधे अपनी शाखाओं पर आकर्षक रंग लिए होते हैं। ये रंग नई पत्तियों के विकास को प्रदर्शित करता है। बीज अंकुरण को अंकुआ के रूप में जाना जाता है। आलू की अक्षियाँ कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोगी होती हैं। पौधे के वर्तिकाग्र भाग से केसर प्राप्त किया जाता है। खाद्य पदार्थ पर आयोडीन को 2 बूंद डाले जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है जो कि स्टार्च की उपस्थिति को इंगित करता है। भारतीय वैज्ञानिक सर जेसी बोस ने परीक्षणों के द्वारा प्रदर्शित किया कि पौधे जीवित ही नहीं बल्कि प्रोत्साहन की प्रक्रिया भी दिखाते हैं। दूध में प्रभावी रूप से उपस्थित कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज प्रकार का होता है। पर्णहरित P680 में संख्या जो 680 है, ये तरंग दैर्घ्य को दर्शाता है। प्रकाश आमतौर पर पौधों में गति का उद्दीपक होता है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है।
ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। ऑक्सीजन का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? पत्तियों में होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। पौधों में जियोट्रॉपिक प्रक्रिया ऑक्सीजन के कारण होती है। पेड़ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। मानव शरीर क्रिया विज्ञान, कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र से संबंधित क्वेश्चन को कवर करेंगे, आप लोग रिवीजन करेंगे। बस थोड़ा सा और बचा है, यानी 10 पेज के करीब और है। इसमें आपके पूरे जनरल साइंस और लाइफ साइंस यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन, क्योंकि इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें, सारे रेलवे एनटीपीसी के क्वेश्चन है, नए पैटर्न में बनाई गई है, सारे ही ग्रुप सी में आपके आने वाले हैं, फंसने वाले हैं इसमें से प्रश्न आपके। रिब केज उपास्थि का एक उदाहरण है। रिब केज उपास्थि का एक उदाहरण है। ऑप्शन में देगा कि इसमें चारों ऑप्शन में से उपास्थि का उदाहरण कौन है, तो आप कहेंगे रिब केज है। खोपड़ी की हड्डी अचल होती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जबकि शिशुओं में 213 हड्डियां होती हैं, 300 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर के हाथ में सर्वाधिक 54 हड्डियां होती हैं। सर्वाधिक की बात हो रही है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी होती है, अरु अस्थि, जो कि जांघ में पाई जाती है, और सबसे छोटी स्टेपेज होती है, जो कि कान में होती है। 3 हड्डियां होती हैं ना कान में। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहा जाता है। हृदय पेशी थकान से प्रतिरक्षित होता है। मानव शरीर में लगभग 656 मांसपेशियां होती हैं। एम्फीबिया यानी उभयचर प्राणी में बहिकंकाल नहीं होता है। स्तनपायी यानी मैमल क्या है? स्तनपायी है। इसमें पसलियों की संख्या अधिक होती है। अक्ल दाढ़ या तीसरा दाढ़ उन दांतों के नाम हैं जो कि आखिरी में उगते हैं, लास्ट में। अधिकतर लोगों को 4 अक्ल दाढ़ होते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है दंतवल्क, इनेमल। कान में 6 हड्डियां होती हैं। स्पॉट अस्थियां खोपड़ी में पाई जाती हैं। मानव के टखने में टार्सल हड्डी पाई जाती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी और शक्तिशाली हड्डियां पैर में पाई जाती हैं। पेशी अंग डायाफ्राम, जो कि देह गुहा को उदर तथा वक्ष में पृथक करता है। पेशी अंग। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक है स्नायु। मानव में वर्टिब्रल कॉलम जो है वो 26 कशेरुकाएं या वर्टिब्री होते हैं। शिशुओं में 33 होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें कि हम पाचन तंत्र, पोषण व विटामिन से संबंधित क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। मानव जिगर का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक होता है। छोटी आंत में सूक्ष्म उंगली की तरह उभरा हुआ हिस्सा जो कि पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है, वो रसांकुर कहलाता है। भोजन हमारे शरीर में मुंह से भोजन नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत से होते हुए प्रवेश करता है। मुख से भोजन करते हैं, फिर नली में जाते हैं, आमाशय, छोटी आंत से बड़ी आंत में। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 10 से 14 मीटर तक होती है, जिसमें कि सबसे लंबी छोटी आंत होती है, लगभग 6 से 7 मीटर तक। बड़ी आंत क्रमशः सिकम, कोलन और मलाशय से विभाजित होती है। वहीं छोटी आंत क्रमशः ग्रहणड़ी, मध्यांत तथा शीर्षांत्र में विभाजित होती है। मानव शरीर में अपेंडिक्स बड़ी आंत से संबंध रखता है। जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है, जो कि दूध के पाचन में सहायक होता है। एंजाइम ट्रिप्सिन अग्नाशय में निर्मित होता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थित होने के कारण उसका रंग पीला होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर होता है, यकृत। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन को संग्रहित करता है, यकृत, और इसकी आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यकृत का प्रमुख कार्य पित्त का श्रावण, अमीनो अम्लों का
डियामिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों से विषहरण, विटामिनों का संश्लेषण इत्यादि होता है। पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। पित्त रस का कार्य होता है वसा का एमल्सीकरण। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव कैल्शियम फॉस्फेट होता है। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है फैट यानी वसा। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के कारण जारर से लगभग 4.0 कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारर से 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आलू, गिरी, मांस, कुकुरमुत्ता में से आलू जो है ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत नहीं होता है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, बाकी सारे प्रोटीन के। अब आगे हम लोग विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में जानेंगे, रिवीजन करेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से होता है रतौंधी और थैलेमिया। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, क्योंकि रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। इसकी कमी से बेरी रोग और वृद्धि रुकना हो जाता है, मतलब बौनापन हो जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से केलोसिस होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिन एसिड और विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाती है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 की कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम होता है, बाल सफ़ेद हो जाता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पारीडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। इसकी कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालैमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाते हैं। ऑस्टियोमेलिसिस बड़े लोगों में प्रौढ़ में होता है और बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाती है। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल और इसकी कमी से जनन शक्ति कम होती है। विटामिन K का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना होता है। फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग होती है और पेचिस हो जाता है। एक वयस्क व्यक्ति को लगभग 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होता है। लैक्टोज जो है ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है, जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। विटामिन K यकृत विटामिन K का संश्लेषण करता है। विटामिन K खून का स्कंदन करने में सहायता होता है थक्का बनने के लिए। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। प्रोटीन का आणविक यौगिक मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। अंडों में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की अधिकता होती है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डर भोजन भी कहते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण जल की कमी के कारण होता है। चावल, सेब, संतरा और दालों में से सेब में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चौड़क दंत पाए जाते हैं, 12 ठो। हेपेटाइटिस जिगर का रोग होता है। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी ये ताम्र का कमजोर स्रोत है। प्रोटीन की रचना 20 अमीनो अम्ल के संयोग से होता है। प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने किया था। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। इसका पीएच मान 7.6 से 8.6 होता है और ये यकृत पे बनता है। सब्जियां जो है जल्दी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि उनमें जल की अधिक मात्रा होती है। सोयाबीन और मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है। केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। ये प्रोटीन बाल, नाखून, सींगों, ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं। नींबू में सिट्रिक अम्ल की मात्रा लगभग 5 से 6% होती है, जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। नींबू में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लार हल्की होती है, जिसका पीएच मान कितना होता है 6.8 होता है। लार खाद्य पदार्थ को निगलने में मदद करती है। मुंह तथा दांतों को साफ रखती है।
पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है। लार में क्या होता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि मंड यानी स्टार्च का पाचन कर उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। अन्न में स्टार्च की प्रचुरता होती है। गेहूँ, दालें, सेब, संतरा में सेब जो है ये लौह तत्व इसमें भरपूर मात्रा में होती है। प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दालें प्रोटीन का उच्चतम स्रोत होती है। मक्खन तेल से परिक्षिप्त होती है। मक्खन वाटर इन ऑयल इम्यूल्जन कहते हैं इसको, जबकि क्रीम जो है ये पानी में परिक्षिप्त तेल होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। जंतुओं को अधिकांश विटामिन भोजन से प्राप्त होता है। विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग अपूर्णता रोग कहलाता है। विटामिन B6 का प्रमुख स्रोत है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि। आयरन की कमी से अरक्तता हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 राइबोफ्लेविन भी इसको कहा जाता है, B2 को। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम इत्यादि विटामिन 2 के अच्छे स्रोत हैं। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन D उत्पन्न होता है और इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन D कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है जिससे कि हड्डियां मजबूत बनती हैं। सुक्रोज स्वाद में मीठा होता है। विटामिन D मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। विटामिन की खोज फंक ने किया है। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में 4 वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन से? A, D, E और K। और 9 जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 और C, ये सारे, ठीक है। छिली हुई सब्जियों के धोने से विटामिन C और जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं धोने से। सिट्रस फल, नींबू, संतरा, मौसमी जो खट्टे पदार्थ होते हैं, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि विटामिन C के प्रमुख स्रोत हैं। साइट्रिक अम्ल नींबू के रस में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल होता है जो कि विनेगर में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। पोषक तत्व एवं उनके स्रोत हैं ये। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, मतलब कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? गेहूं में, चावल में, मक्का में, बाजरा में, आलू में और शकरकंद में होता है। विटामिन A होता है दूध, अंडा, पनीर और हरी सब्जी में। विटामिन B होता है मूंगफली में, अंडा में, मांस में, हरी सब्जियों में, अंकुरित अनाज में, टमाटर में और दूध में होता है। फॉलिक एसिड होता है यकृत में, हरी सब्जियों में, अंडा में और सेब में होता है। विटामिन C होते हैं नींबू, संतरा, सारे खट्टे फलों में, आंवला, टमाटर, मिर्च में भी होता है, जबकि ये खट्टा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इसको। मिर्च में विटामिन C होती है और अंकुरित अनाज में भी होता है। विटामिन D होता है मछली के तेल में, सूर्य के प्रकाश में, संश्लेषण में और अंडे में। विटामिन E होता है गेहूँ में, अंडों की जर्दी में, सोयाबीन तेल में। विटामिन K होता है टमाटर में, हरी सब्जियों में और आंतों में भी उत्पन्न होता है विटामिन K। सोडियम होता है मछली में, मांस में, अंडे में और नमक में। पोटेशियम होता है सभी खाद्य पदार्थों में। कैल्शियम दूध, पनीर, साबुत अनाज, फल सब में होता है। लौह होता है चोकर युक्त आटा में, जो चोकर वाले आटा होते हैं, कलेजी में, पालक, हरी सब्जियां, मेथी सब में आयरन की मात्रा होती है। आयोडीन होता है मछली में और आयोडीन नमक में। मैग्नीशियम होता है सब्जी में और अनाज में, दूध में। प्रोटीन होता है दूध, अंडे और दालों में। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। B12 की कमी के प्रमुख घटक हैं कोबाल्ट। मनुष्य की आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन B12 तथा विटामिन K दोनों का संश्लेषण किया जाता है। विटामिन A मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है, इसीलिए इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। गाजर में विटामिन A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन E का प्रमुख स्रोत है तेल, गेहूँ, अंडे का जर्दी, सोयाबीन आदि। विटामिन E की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन K रक्त के स्कंदन में सहायक होता है। विटामिन K की कमी से होने वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का खतरा रहता है। साइट्रिक एसिड मुख्यतः साइट्रस फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन D एवं विटामिन A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। सागों में, हरी सब्जियों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है लौह, आयरन। रोटी चबाने पर मीठा लगता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य को बिना पॉलिश किया चावल रखना चाहिए क्योंकि पॉलिश किए चावल में विटामिन बी की कमी हो जाती है। एंटासिड वे पदार्थ होता है जो कि आमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभावन के लिए उपयोग किए जाते हैं। मानव लार मंड को शक्कर में बदलती है। किसी 3 से 4 वर्षीय शिशु में रदनक दुग्ध दंत में शामिल नहीं होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे संबंधित प्रश्नों को रिवीजन करिए आप सभी। रक्त परिसंचरण तंत्र तथा हार्मोन्स। लिम्फोसाइट लसिका कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होता है। ये श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या का 20 से 30% होती है। HIV विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट करके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसमें कि लोहा पाया जाता है। लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों की यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउट रोग हो जाता है, एक प्रकार का गठिया रोग हो जाता है। अधिवेग ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड का संबंध होता है रक्तचाप से। मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है जिसका रंग होता है लाल। एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण रक्त समूह O को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। इसमें एंटीबॉडी A तथा B दोनों उपस्थित होते हैं। रक्त समूह A B को सर्वग्राही समूह कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती हैं जबकि एंटीजन A और B दोनों उपस्थित होता है। लैंडस्टीनर ने रक्त को 4 समूहों में बांटा है, A B और O। तो आगे हम लोग रक्त समूह और उससे संबंधित रक्त प्रोटीन को देखेंगे। A में कौन से एंटीबॉडीज़ होते हैं? केवल B में। प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है? केवल B होता है। और एंटीजन होते हैं RBC में केवल A। रक्त समूह B में एंटीबॉडी प्लाज्मा में केवल A होता है और एंटीजन RBC में केवल B होता है। AB में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती है और एंटीजन A और B दोनों होता है RBC में। O में A और B दोनों एंटीबॉडीज़ होती हैं प्लाज्मा में जबकि एंटीजन RBC में कोई भी नहीं होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80/120 mm पारा होता है जिसमें कि 80 मिलीमीटर होता है पारा डायस्टोलिक और 120 मिलीमीटर पारा सिस्टोलिक होता है। रक्तदाब को स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। यदि शरीर में रक्तदाब कम होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है जो कि रक्तदाब को बढ़ाता है। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के संदर्भ में होता है। यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे इस्कीमिया कहते हैं। रुधिर में हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ तरल व सॉल्व दशा में रहता है। हिपेरिन को एंटीथ्रोम्बिन कहते हैं। ये एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड होता है। इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है 180 से 120 mg%। अगर इसका स्तर 200 mg% से ज़्यादा होता है तो ये धमनियों पर जमा होने लगता है और इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। इसका pH मान रुधिर का 7.4 होता है। रक्त में आयरन का प्रतिशत लगभग 30 से 40 होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि 2 भागों से मिलकर के बना होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु से। प्लाज्मा कितना होता है? 55% और रुधिराणु 45%। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं जो कि प्रायः कशेरुकियों के रुधिर में पाया होता है। मानव में RBC केंद्रक विहीन होते हैं। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं की औसत जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन और इनकी संख्या 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या विलियम हार्वे ने किया था। जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता हार्मोन कहलाती है। हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। मानव हृदय 4 कक्षों में बटा होता है।
ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण होता है जो कि हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। हृदय तथा उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचने या फिर बिल्कुल भी रक्त ना पहुंचने की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। नाक, गुर्दा, दिल, जिगर में से सबसे व्यस्त मानव अंग है दिल। दिल की धड़कन को सामान्य दर पर बनाए रखने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण बेनेडिक्ट विलियन से किया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC का प्रमुख कार्य है संक्रामक रोगों एवं बाह्य पदार्थों से रक्षा करके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखना। लसिका कोशिकाएं रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है। हृदय शरीर का एक ऐसा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है और जैसे ही साइंस को आपको कवर किया जा रहा है वैसे ही आपके सिलेबस में जितने भी प्रश्न न्यू पैटर्न पे बने हुए NTPC में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों को, सारे ही सब्जेक्ट को, आपके इतिहास, भूगोल, सभी चीज़ों को वैसे ही प्रश्न को पूरे घटना चक्र से मैं कवर करने वाली हूँ। अगर इस पूरे घटना चक्र को आप लोग पढ़ लेते हैं ना तो बहुत हद तक आपके क्वेश्चन यहाँ पे फंस जाने वाले हैं। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिकाओं को फुफ्फुस शिरा कहते हैं। रक्त के थक्के का जमने का कारण है थ्रोम्बिन। डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है। एक्यूपंक्चर मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग 91 से 92% होती है। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल डी वैकी द्वारा शुरू किया गया था। हीमोफीलिया रोग विलंबित रक्त स्कंदन से संबंधित है। प्रतिदिन हमारे हृदय के कपाट यानी वॉल्व लगभग 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ठीक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। हृदय के संकुचन यानी सिस्टोलोन एवं शिथिलन डायस्टोलोन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग 0.8 सेकेंड समय की ज़रूरत होती है। वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग 72 बार प्रति मिनट होता है। गल ग्रंथि ट्रैकिया के निकट पाई जाती है। एक मानव मस्तिष्क में थर्मोरेगुलेटरी केंद्र हाइपोथैलेमस होता है। खून या रक्त एक बफर की तरह का विलयन या फिर बफरीय विलयन होता है। मानव शरीर में घाव से रक्त के बहाव को रोकने के लिए बिम्बाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्लेटलेट्स हृदयघात यानी हार्ट अटैक का एक कारण होता है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। हीमोग्लोबिन की उक्त बंधुता ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड में 250 गुना ज़्यादा होती है। बहुत फटाफट हम लोग इसलिए कवर कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं ताकि पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाए और कम से कम समय में। मानव हृदय के बाएं नीले कक्ष से ऑक्सीजन युक्त महाधमनी में पंप किया जाता है। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी यानी एओर्टा नाम से जानी जाती है। स्पंदन की दर से डॉक्टरों को हृदय की धड़कन का पता चलता है। व्यक्ति की नाड़ी की गति मापकर एक चिकित्सक हृदय गति का अनुमान लगाता है। हीमोग्लोबिन मानव के जीवद्रव्य यानी प्लाज्मा में विलयित होते हैं। यदि पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह ओ है तो उनके पुत्र ओ अथवा ए रक्त समूह का पाया जाता है। दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ता है। उक्त रक्तदाब हाइपरटेंशन कहलाता है। औषधियाँ रक्त प्रतिरक्षी परिसंचरण पर प्रभाव डालती है। मनुष्य के कुल रक्त आयतन में 55% के करीब रक्त प्लाज्मा होते हैं। गामा ग्लोबुलिन पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है। श्वेत रक्त का शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या हार्वे ने दिया है। फॉलिक अम्ल लाल रक्त कोशिका के विरेचन के लिए अत्यावश्यक होते हैं। फेरिक क्लोराइड पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑक्सिन ऑस्ट्रोजन में ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है। वैसोप्रेसिन हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। जब कोई भयभीत होता है तो ये
एड्रेनलिन अथवा एपिनेफ्रीन हार्मोन के कारण होता है। जब कोई भयभीत होता है तो ये किसके कारण होता है? एड्रेनलिन अथवा एपिनेफ्रीन हार्मोन के कारण। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। रेडियस, ह्यूमरस और स्कैपुला कंकाल होते हैं, जबकि थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। ये नर कंकाल का भाग नहीं होता है थायरॉक्सिन। मानव शरीर में थायराइड प्रचलित रूप से आदम का सेब एडमस एप्पल कहलाता है। पैराथार्मोन अस्थियों के कैल्सीकरण को उद्दीपित करता है। वो परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कंसंट्रेशन बहुत कम होती है उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। एंडोक्राइन ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है। अग्नाशय शरीर की एकमात्र ग्रंथि होती है जो कि अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन अथवा बहिस्रावी एक्सोक्राइन दोनों प्रकार का होता है। रक्त के आरएच घटक की खोज बंदर जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी। भुजाओं अथवा पैरों में रक्त गुरुत्व के विरुद्ध प्रवाहित होता है और इसके वापसी प्रवाह को वाल्व द्वारा रोका जाता है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल लगभग 3 दिन होता है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि से सुप्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। पैराथायरॉयड ग्रंथि आधार में बहुत छोटी होती है, थायराइड ग्रंथि के पास ही स्थित होती है। मनुष्य में इस ग्रंथि में 2 युग्म पाए जाते हैं और इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन पैराथार्मोन कहलाता है। पैराथार्मोन शरीर में कैल्शियम आयनों से समस्थित बनाए रखता है। थायराइड हमारी गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थिर होती है। थायराइड में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसका काम आधार उपापचयी दर को बढ़ाना होता है। बच्चों में होने वाला बौनापन थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है Zn। इंसुलिन का आविष्कार बेंटिंग और बेस्ट ने किया है 1932 में। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल से एड्रेनेलिन और नार एड्रेनिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो कि शरीर को उत्तेजित करते हैं। इसे संघर्ष या पलायन हार्मोन भी कहते हैं। नर लिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। स्त्री का मासिक चक्र 28 दिन का होता है। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। वृद्धि कारक हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं। ग्रेव की बीमारी थायराइड की अति सक्रियता के कारण होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उत्सर्जन एवं जनन तंत्र से संबंधित प्रश्नों को कवर किया जाएगा। अंडाशय केवल स्त्रियों में पाया जाता है। मूत्र अम्लीय होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में न होकर के यूरिक अम्ल के रूप में होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। सोडियम क्लोराइड की पूर्ति ORS घोल के द्वारा की जा सकती है। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि डाययूरेटिक कहते हैं। डर्मेटाइटिस एक प्रकार का चर्म रोग होता है। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है जिसे कि इटाई रोग भी कहते हैं। धूम्रपान से लिंग फिब्रोसिस नामक रोग हो जाता है जिससे कि मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक होता है। गुर्दा अथवा किडनी शरीर में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है जैसे कि रक्त में विषैले तत्व का निस्यंदन करना, रक्तदाब को नियंत्रित करना और सबसे महत्वपूर्ण विटामिन D का निर्माण करना होता है। गुर्दे जब सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त का शोधन अपोहन या फिर डायलिसिस की कृत्रिम विधि से किया जाता है। वृक्क के काम ना करने पर रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने लगते हैं। मानव वृक्कों से होकर के प्रतिदिन लगभग 1800 लीटर रक्त बहता है। मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। नर और नारी के युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये प्रमुख जीव एवं उनके गर्भाधान काल की अवधि है। मनुष्य में कितने समय तक गर्भाधान होता है?
लगभग 270 दिन तक, गाय में 280 दिन, भैंस में लगभग 310 दिन, हाथी में लगभग 620 दिन, बकरी में लगभग 150 दिन, भेड़ में लगभग 150 दिन, सूअर बकरी और भेड़ में लगभग समान होता है। सूअर में 114 दिन, कुत्ते में 60 दिन, घोड़े में 340, चूहा में 21 दिन, शेर में 110 दिन और व्हेल में 360 दिन। गर्भावधि में भ्रूण माता के गर्भाशय में रहता है। गर्भाशय भ्रूण को सहारा देता है। एक पुरुष में 2 वृषण होते हैं। गुर्दा का सबसे अधिक प्रत्यारोपण किया जाता है। किडनी एक उत्सर्जक अंग है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे श्वसन तंत्र व तंत्रिका तंत्र व अन्य से संबंधित प्रश्न इसमें आएंगे, जिसको कि रिवीजन करिए फटाफट से। सांस लेने के लिए कंकालीय मांसपेशियां जिम्मेदार होती है। मानव श्वसन तंत्र की शुरुआत नासिकाओं से होती है। नासिकाओं से श्वसन तंत्र के भागों में नाक शरीर के बाहर रहता है। आत्मसात की गई भोजन में विमोचन ऊर्जा की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। विसर्जन प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। शरीर में ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अनैक्षिक मांसपेशियां सेरिबेलम के द्वारा नियंत्रित होती है। श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित होता है। श्वसन केंद्र औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.36 किलोग्राम होता है। मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों के द्वारा ढके रहते हैं, प्लूरा, जिसे कि प्लूरा कहते हैं। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स कहलाती है। शरीर में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रह होती है। जीभ के सबसे अगले छोर में रहने वाली स्वाद कलिकाओं से मीठे स्वाद का पता चलता है। जेरिएट्रिक्स वृद्धावस्था में व्यक्तियों के उपचार से संबंधित है। निलय हृदय एवं मस्तिष्क दोनों में उपस्थित होता है। बर्ड बॉडी न्यूक्लियस स्त्री स्तनपोषी की कोशिका में इंटरफेस के दौरान पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाया जाता है। आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली तथा हरी पत्तेदार सब्जी खाने से होता है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाती है, डायबिटीज़ मेलिटस। मानव शरीर में 31 स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियां होती हैं। प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला एक मूल वाला कांट दंत रत्नक कहलाता है। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण अनुभव होती है। कार्बन तत्व का किसी कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहना आवश्यक होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आँख का वो भाग आइरिस होता है जिसमें कि वर्णांक होल होते हैं, जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है। आँख के दृष्टिपटल भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लैक्राइमल ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। लैक्राइमल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका होती है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी यानी ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। किसी रोग की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके मस्तिष्क के ऊतकों का मर जाना होता है। सर्पदंश से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। लीवर श्वसन तंत्र का आवश्यक भाग नहीं होता है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचा करके होती है। शरीर के तापमान को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। पार्किंसंस बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। पुतली मानव नेत्र का एक हिस्सा होता है। सुक्रोज साधारण चीनी का एक सामान्य नाम है। मानव शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु सम्मिलित होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। संक्रमण से शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली के सहयोग से लड़ता है। राम एक सेब को दांतों से काटना चाहता है। वो कृंतक प्रकार के दंतों का उपयोग करेगा। किसका? कृंतक प्रकार के, इंसीजर्स का। अक्ल के दांत आमतौर पर 17 से 30 वर्ष की उम्र सीमा में पैदा होता है। संयोजी ऊतक की कोशिका हिस्टामाइन स्रावित करती है। आँख की पलक का
झपकना अनैच्छिक क्रिया है, इसे शारीरिक क्रिया भी कहा जाता है। आँखों के लेंस की फोकल लेंथ का बदलाव सिलियरी स्नायु की वजह से होता है। मानव शरीर में पलकें सबसे पतली त्वचा होती है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है दंतवल का, इनेमल होता है। मानव मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगाटा भाग अनैच्छिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, जीवों के उत्पाद से संबंधित प्रश्नों को रिवीजन किया जाएगा। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कीट के अंतर्गत मधुमक्खी, रेशम कीट, लाख कीट आते हैं। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कीट हैं ये। फल एवं उसका खाने योग्य भाग, कौन से फल का कौन सा भाग खाया जाता है उसको स्टार्ट में आप रिवीजन करेंगे। शरीफा का खाने योग्य भाग जो होता है वो पेरिकार्प होता है। अखरोट में बीज पत्र खाया जाता है। शहतूत में परिदल पुंज खाया जाता है। कमल कौन सा खाने योग्य भाग होता है, पुष्पाशन तथा बीज होते हैं उसमें। अनार बीजावरण। अमरूद है फल भित्ति तथा बीजांडसन। आम मांसल मध्य फल भित्ति है। इमली का मध्य फल भित्ति भाग खाया जाता है। अंगूर का फल भित्ति तथा बीजांडसन होता है। केला मध्य व अंतःफल भित्ति। सेब नाशपाती मांसल पुष्पासन। नींबू अंतःफल भित्ति के रोम। नारियल भ्रूण तथा भ्रूणपोर और पपीता मध्य एवं अंतःफल भित्ति। रोगवाहक कीट के अंतर्गत एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एंडीज एवं घरेलू मक्खी आते हैं। सामाजिक कीट के अंतर्गत मधुमक्खियाँ, चींटी, दीमक इत्यादि आते हैं। अरंडी के बीज का भाग होता है कारंकल से तेल निकालना। जेलिडियम ग्रेसलेरिया नामक लाल शैवाल से अगर प्राप्त होता है जिसका उपयोग किया जाता है बेकरी में। जेट्रोफा करकास जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। पहाड़ों के जीवाश्म पिंडक के रूप में पाए जाते हैं। फास्फोरस के दहन के कारण जुगनू से प्रकाश उत्सर्जित होता है। चीड़ या देवदार के पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी की प्रमुख किस्में हैं। मटर, आलू, अंडा, नींबू में से अंडे में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वनस्पति जनित वस्तु में कार्बनीकरण से कोयला प्राप्त होता है। रिफ्लेसिया अर्नोल्डी सबसे बड़ा फूल है। मानव जाति के लिए कुछ फसल रूपी पौधों के परागण सुनिश्चित करने में मधुमक्खियां सबसे उपयोगी साबित होती हैं। पानी के जहाज़ों एवं रेलवे के निर्माण के लिए जिन वृक्षों को उगाने के प्रोत्साहन दिया गया है वे शीशम एवं अकेसिया है। समान प्रजाति के अन्य जीवों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले जीवों के द्वारा निसर्जित रासायनिक संकेतों को फिरोमोन कहते हैं। सरसों क्या है, ये ऑयल सीड है, तिलहन है। अंगूर के रस पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट होता है। संतरा जो है ये खाद्य पदार्थ रेशों से समृद्ध होता है। अब आगे जड़ एवं तना तथा उनके उदाहरण हैं। शंकु आकारीय जड़ है गाजर। कुंभी रूपी जड़ है सलजम और चुकंदर का। तर्क रूपी जड़ है मूली का। कंद तना है आलू का। घन कंद तना है बंडा केसर के कंद। शल्द तना है प्याज लहसुन। प्रकंद तना है हल्दी और अदरक का। अंकुरित मूंग दानों में सफ़ेद संरचना जड़ के रूप में विकसित होते हैं। अंकुरित मूंग दानों में हल्दी पौधों में स्टेम हिस्से से प्राप्त होती है। हल्दी जो है जिसका प्रयोग रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया को सिनकोना वृक्ष से प्राप्त औषधि से उपचारित किया जा सकता है। साइकस जो है ये साइकस पौधा जो है ये फल नहीं देता है लेकिन बीज पैदा करता है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ होता है शहतूत की पत्ती। अफीम पौधे के अपरिपक्व फल के लेटेक्स से बनाया जाता है। रोजा 64A, सोनारा 64, सरबती सोनारा और प्रजातियां गेहूं की उच्च उत्पादन की श्रेणियों में आती है। गाय का गोबर जैव विघटनीय पदार्थ तथा पर्यावरण प्रदूषित न करने वाला पदार्थ है। मूली, सरजम, गाजर ये इनके पेड़ों की जड़ से प्राप्त किया जाता है। मूली, सर्जन यानी सलजम, टर्निप और गाजर इसको पेड़ों की जड़ से प्राप्त किया जाता है। कुनेल सिनकोना के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। मानव के लिए लाख कीट, रेशम का कीड़ा और मधुमक्खी उपयोगी होता है।
तो अब आइए वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों को देख लीजिए। सिल्वीकल्चर में वन संवर्धन से संबंधित है सिल्वीकल्चर। ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित है। पालुडोलॉजी संबंधित है। भूवनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत दलहन भूमियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा है, इसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। आर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा है, इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से संबंधित विषय को देखेंगे। एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान है। एंथ्रोपोलॉजी मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। खगोल शास्त्र खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं। कॉस्मोलॉजी में समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी में भूगर्भ संबंधित अध्ययन होता है। हाइड्रोपैथोलॉजी में पानी से रोगों की चिकित्सा की पद्धति होती है, ये हाइड्रोपैथी, ठीक है। हाइड्रोपैथी क्या होती है? पानी से रोगी की चिकित्सा पद्धति होती है। होलोग्राफी लेज़र पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने की एक विधि होती है। न्यूरोलॉजी मानव शरीर की नाड़ियों एवं तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर में कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट पालन अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं। डेंडोलॉजी में वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेटोलॉजी में अथवा ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन करते हैं। केचुए की आँख नहीं होती है। पशु जगत का सबसे ध्रुवतम सजीव सदस्य होता है चीता। स्तनधारी के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। मछली की एक मेरुदंड होती है। मछली क्या है? ये एक मेरुदंड है। कौवा फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है, सांस लेता है। कौवा कहाँ सांस लेता है? फेफड़ों से सांस लेता है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, फिर भी ये श्वसन करते हैं। बड़ी आंत शाकाहारी पशुओं में पाई जाती है। मच्छर बाह्य परजीवी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिच्छू का बुक लंग श्वसन अंग होता है। व्हेल एक नियत तापी प्राणी है। केचुए में स्पष्ट एवं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। तिलचट्टा ट्रैकिया से सांस लेता है। अरांगुटन बंदर प्रजाति का नहीं होता है। अरांगुटन ये सभी क्या होते हैं? वृक्षवासी जानवरों में सबसे बड़े होते हैं। इनकी भुजाएं अन्य सभी महाकपियों से लंबी होती है। अरांगटुआ बंदर ये बंदरों की प्रजाति है। सबसे बड़ा एकोशिकीय जीव एसीटेबुलेरिया है और इसका नाभिक भी सबसे बड़ा होता है। नीली व्हेल सबसे बड़ा शावक पैदा करता है जिसकी लंबाई लगभग 24 फीट और वजन 4 टन होता है। व्हेल का गर्भावस्था काल लगभग 1 वर्ष का होता है। व्हेल शिशुंग एवं चमगादड़ स्तनधारी वर्ग के हैं, जबकि मत्स्य वर्ग एक पृथक वर्ग है। व्हेल एक विशालतम स्तनधारी होता है। जानवरों में सबसे बड़ी आंत होती है व्हेल की। अकशेरुकी में नोटोकार्ड यानी पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होता है, जबकि कशेरुकियों में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। ये अफ्रीका में पाया जाता है। उत्तम गुणवत्ता वाला ऊन पैदा करने वाली भेड़ी की प्रजाति होती है चोकला। चोकला ये भेड़ की वो प्रजाति है जिससे कि उत्तम ऊन पैदा होता है। जीवों का वैज्ञानिक नाम है, ये वैज्ञानिक नाम भी एक पूछ लिया जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस, बिल्ली का फेलिस कैटस, कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिस, मेढक का राना टिग्रीना और मनुष्य का होमो सैपियंस। शुतुरमुर्ग उड़ने में असमर्थ तथा तेज दौड़ने वाला पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी है गुंजन पक्षी, ह्यूमिंग बर्ड। वर्तमान में 5 सेंटीमीटर आकार की बी हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया या पक्षी है जो कि क्यूबा में पाई जाती है। ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि आगे पीछे उड़ सकता है। बत्तख, राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों में परांगुलियाँ आपस में जाल द्वारा जुड़ी रहती है। चमगादड़ कॉर्डेटा संघ का प्राणी होता है। इसमें पराश्रव्य ध्वनि को सुनने की क्षमता होती है।
सिल्वर फिश, हैमर फिश और सॉ फिश एवं सकर फिश में सिल्वर फिश वास्तविक फिश नहीं होता है। मेढक स्थल और जल दोनों, मेढक जो है स्थल और जल दोनों में रहने योग्य होता है। ये गिल्स यानी गलफड़ा बोल सकते हैं और त्वचा दोनों से श्वसन करता है मेढक। जेलीफिश सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आती है। डायनासोर रेप्टाइल्स कशेरुकी वर्ग से संबंधित है। शुतुरमुर्ग पक्षी उड़ता नहीं है, शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है जबकि तेज दौड़ सकता है। पशु जगत में मनुष्य निकटतम संबंधी चिंपैंजी है। प्राणियों की आंतरिक संरचना के बारे में एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है। यदि मछली के पूंछ पंख को रबर बैंड से बांध दिया जाए तो ये तैरने के योग्य नहीं रहेगी। केटला और रोहू ये फ्रेश वाटर फिश के दृष्टांत हैं, फ्रेश वाटर फिश के दृष्टांत हैं। सांप रेप्टिलिया वर्ग का प्राणी है। पक्षी एविज वर्ग का प्राणी है। स्तनधारी मैमेलिया वर्ग और मेढक एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं। मछली, सांप और छिपकली को संघ कार्डेटा में रखा गया है, जबकि केचुआ में अर्थवॉर्म को नॉन कॉर्डेटस के अंतर्गत आता है। ये अधिकांश परजीवी एक कोशिकीय जीव होते हैं। बाघ एक मांसाहारी जानवर है। जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उसको स्थानिक नस्ल कहा जाता है। मुर्गी, तितली, मेढक, कुत्ता में से कुत्ता जो है ये अंडज जीव नहीं होता है, बाकी सारे अंडा देते हैं। रिक्सिया, मार्केशिया और फ्यूनेरिया ये ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। जेलीफिश, लॉबस्टर, साल्मन, व्हेल में से साल्मन मछली होती है। आधुनिक वर्गीय का जनक है कार्ल लिनियस को माना जाता है। डॉल्फिन, व्हेल, ऑक्टोपस तथा उदबिलाव में से ऑक्टोपस जो है ये स्तनधारी नहीं होते हैं, बाकी सारे आपके डॉल्फिन, व्हेल और उदबिलाव ये स्तनधारी हैं। चमगादड़, गेंद, उल्लू, बाज में से चमगादड़ स्तनधारी प्राणी है। जोंक रक्त चूसने वाला जीव है। टमाटर क्या है? एक फल है। आगे बढ़ेंगे, ये वनस्पतियों के वैज्ञानिक नाम जो कि पूछे जाते हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि सरसों का पूछा जाता है ब्रासिका कैम्पस्टेरिस होता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका होता है। धान का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सटिवा और मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पीसम सटिवम। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है पर श्वसन करते हैं ये। आकार में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। चमगादड़, गिलहरी, कंगारू, डक बिल्ड प्लेटिपस में डक बिल्ड प्लेटिपस ही ऐसी स्तनपायी है जो कि अंडे देती है। हॉर्नबिल हवा में उड़ सकता है। हॉर्नबिल कीटों को अभिलक्षित किया जाता है संयुक्त पैरों के 3 युग्मों से। जाफराबादी भैंसों की नस्ल है। जाफराबादी क्या है? ये एक भैंसों की नस्ल होती है। फूल गोभी एक भूगर्भित वनस्पति नहीं है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि अभी एनटीपीसी में आए हुए थे। एक फूल के नर हिस्से को पुंकेसर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये कुल है और उनसे संबंधित पौधे हैं। किस कुल के कौन से पौधे हैं? जैसे कि लिलिएसी कुल के पौधे हैं प्याज, लहसुन। ग्रैमिनी कुल के पौधे हैं मक्का, गेहूँ, बांस, गन्ना, चावल। पामी कुल के एरिकेसी कुल के पौधे हैं सुपारी, ताड़, खजूर, नारियल, सारे लकड़ी वाले जो होते हैं। क्रूसीफेरी कुल के पौधे हैं मूली, सलजम और सरसों। कपास, भिंडी और गुड़हल जो है मालवेसी कुल में आते हैं। सूरजमुखी, गेंदा, डहेलिया और कुसुम ये सारे कंपोजिटी कुल के पौधे हैं। मटर, मसूर, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, चना और सेब ये लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे हैं। नींबू, चकोतरा, संतरा और मौसमी, बेल ये सब जो हैं ये सिट्रस यानी रूटेसी कुल के पौधे हैं। मेढक के प्रारंभिक चरण को टैडपोल कहते हैं। चाय के पौधे की पत्ती का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है। एस्केरस को सामान्यतः गोल कृमि कहा जाता है। गाजर का खाने योग्य भाग जड़ होता है। बांस एक घास है। घास एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध है जिसे कि सेल्यूलोज कहा जाता है, जो कि केवल जुगाली करने वाले जानवरों द्वारा पचाया जा सकता है। अनानास जो है ये एक कंपोजिट फल है। पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र पुष्प के हिस्से होते हैं। भांग एक रेशेदार फसल नहीं है। ऑक्टोपस सरीसृप नहीं है। कुकुरमुत्ता एक फफूंद है।
मक्खी परजीवी नहीं है, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और नीली शार्क स्तनपायी नहीं होती है। अब आएंगे हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे, जो कि डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी आप करंट अफेयर को देखिए। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत लिंडमैन ने दिया था। जल वाष्प और धूल कण वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं। सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई है सजीव। वायुमंडल की जो परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो योर क्षेत्र कहलाती है, आयन मंडल जिसको कहते हैं। भूक्षरण को नियंत्रित करने के लिए सीढ़ीदार टीला बनाना, बांध बनाना और वृक्षारोपण आदि सभी की आवश्यकता होती है। पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण एक घास का मैदान है। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जीवाश्म के समुदाय में एक जीवाश्म द्वारा लिए गए न केवल शारीरिक स्थान परंतु उनके कार्य को भी वर्णित करने वाला पारिस्थितिकी आला होता है, इकोलॉजिकल नीचे होता है। वायु में नाइट्रोजन का नियमन करने की योग्यता धारण करने वाली जीवायवी राइजोबियम कहलाते हैं। हमारे परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में बरगद वृक्ष उत्पादक है। बाग एक क्या है? बाग एक परभक्षी है। सेब, मूंगफली, मटर, चना आदि के पौधों में पाया जाने वाला राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु सामान्यतः पौधे के मूल में पाए जाते हैं, जड़ में पाए जाते हैं, जड़ में निवास करते हैं। क्या? राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। सौर ऊर्जा का उपयोग प्रदूषण का कारण नहीं है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव है केचुआ। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले आंखों पर पड़ता है। जाने माने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। आगे हम बढ़ेंगे। ये मुख्य पर्यावरण प्रदूषक है। मेजर इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि बेंजीन है, ईथर है, फ्लोराइड्स है, सिलिकॉन, कणिकामय पदार्थ है यानी पार्टिकुलेट मैटर है, धूल, धुआं आदि। गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड। घरेलू अपमार्जक है यानी डोमेस्टिक डिटर्जेंट्स हैं, साबुन, सोडा, सर्फ, कार्बनिक पदार्थ आदि। प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक है यानी फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स हैं, ओजोन, एल्डिहाइड्स और एथिलीन एक्सेट्रा। धातुएं कौन कौन से हैं? मेटल, पारा, सीसा, लोहा, कैडमियम और आर्सेनिक, ये सारे धातु में आते हैं। अम्ल की बूंदें होती हैं यानी एसिड ड्रॉपलेट्स, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कोबाल्ट, सीजियम और आपके स्ट्रोंशियम और यूरेनियम। कृषि रसायन है, एग्रोकेमिकल्स, कीटनाशी और शाकनाशी आदि। पैंथेरा टाइग्रेस को साधारण भाषा में बाघ कहते हैं। लाल पांडा की संकटग्रस्त प्रजाति मुख्यतः पूर्वी हिमालय में पाई जाती है। बाघ 1972 से भारत के राष्ट्रीय प्राणी के रूप में जाना जाता है। अपघटक वे परपोषी जीव हैं जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरदों डेट्रिटस पर जीवित रहते हैं। इन्हें मृतोपजीवी भी कहा जाता है, जैसे कि कवक और जीवाणु। अपघटक परपोषी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल लेकर के अपने भोजन का निर्माण क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से करते हैं। भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN की रेड डाटा बुक में दर्शाया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों जैसे नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना जीवाणुओं से होती है। महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थायी है। जल के भारी धातु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान घरेलू मलजल का है। सीसा विषाक्तता को प्लम्बिज्म कहा जाता है। नील हरित शैवाल एक प्रकार के मुक्तजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीव हैं। पृथ्वी पर जीवाणु और कवक अपमार्जक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणु द्वारा होता है। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज ये पर्यावरण को बचाने वाले 3 R हैं।
पारिस्थितिकी प्रणाली जीव भू रासायनिक प्रणाली होती है। तो अब हम लोग बायोलॉजी के विविध को कवर करेंगे। विविध से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बस ये लास्ट है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम कैरोटीन है। चाय एवं कॉफ़ी में कैफीन पाई जाती है। मरीचिका को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है और इसका ये एक प्रकार का दृष्टिभ्रम होता है। ब्रेल लिपि की खोज की है ब्रेल लुईस ने। उपापचयी क्रिया के दौरान उत्पन्न मुक्त मूलक शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करते हैं और बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी होते हैं। विटामिन सी और विटामिन ए युक्त फल एंटीऑक्सीडेंट प्रमुख स्रोत है। डोमेनियन ने एमआरआई स्कैनर का आविष्कार किया था। एसिड लैटिन शब्द है। इस शब्द एसिड लैटिन शब्द एसरी से उत्पन्न हुआ है, जिसका अभिप्राय है खट्टा, एक्री। क्वार्ट्ज घड़ी समय दर्शाने के लिए सबसे ठीक होता है। लेज़र का उपयोग हृदय रोग के उपचार के लिए किया जाता है। ईसीजी के द्वारा हम मस्तिष्क की क्रिया का अवलोकन कर सकते हैं। फंजाई का अध्ययन माइकोलॉजी में किया होता है। जल हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। जूट खाद्य पदार्थ नहीं है। लैरिंक्स को वॉयस बॉक्स भी कहा जाता है, ध्वनि थैली भी कहा जाता है। विनेगर, शराब और एस्पिरिन अम्लीय पदार्थों का समूह है। पुरुष के बंध्याकरण का ऑपरेशन वासेक्टॉमी कहलाता है। पौधाघर पौधाघर जो है ये एक भवन होता है जिसमें कि हरे पौधों का पालन किया जाता है। संश्लेषित तंतु शक्तिशाली होते हैं और आसानी से सूख जाते हैं। इनमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। इन पर कीड़े मकोड़े का आक्रमण नहीं होता है। यदि किसी वस्त्र के जलने से प्लास्टिक की गंध आती है तो इसका अर्थ है कि उस वस्त्र का निर्माण नायलॉन से हुआ है। होरोलॉजी समय का अध्ययन है। सिल्डेनाफिल साइट्रेट को आमतौर पर वियाग्रा के रूप में जाना जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने व अन्य दलहनी फसलों को प्राथमिकता दी जाती है। समुद्री जल की औसत लवणता 3.5% होती है। गर्भधारक गोलियों में स्टेरॉयड हार्मोन्स रहता है। एमनियोसेंटेसिस एक तकनीक है जो कि भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए यूज़ किया जाता है, इससे संबंधित है। गाय का गर्भाधान काल 280 से 290 दिनों तक का होता है। गेहूं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक में नहीं बदल सकता है, जबकि सोयाबीन, मूंगफली और मटर लेग्यूम वनस्पतियां ऐसा करने में सक्षम होती हैं। पीलिया का कारण मोटापा नहीं होता है। ग्लूकोसेमाइन विस्फोटक नहीं है। समुद्री जहाज, हवाई जहाज, बस, नौका में से नौका धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। वनस्पति जीवन का वैज्ञानिक अभ्यास बॉटनी नाम से जाना जाता है। अब आगे हम लोग खोज एवं आविष्कारक को देखेंगे। विटामिन की खोज फंक ने किया है। कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने किया है। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया है। दूध का पाश्चराइजेशन करना लुई पास्चर ने खोजा हुआ है। मलेरिया परजीवी की खोज की है लेवरन ने। पोलियो वैक्सीन का खोज किया हुआ है जॉन ई साल्क ने। हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्डे ने किया है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है और डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया है। शावक, बाघ, भालू, सिंह शिशु से संबंधित है। कैटरपिलर एक लार्वा है। एक चींटी संयुक्त नेत्र की उपस्थिति के कारण अपने चारों ओर वस्तु में देख सकती है। मानवशास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी वो विज्ञान है जो कि मानव के शरीर एवं संस्कृति विकास के उद्भव से संबंध रखता है, सांस्कृतिक विकास से। ट्रक फार्मिंग तरकारी से संबंधित है। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है। समुच्चय सिद्धांत के जनक जॉर्ज केंटर माने गए हैं। बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को जरा विज्ञान कहा जाता है। हृदय पेशी व्यतिक्रम हृदयघात का वैज्ञानिक नाम है। वातानुकूलित यंत्र के प्रयोग से हवा में निलंबित कर्णमय पदार्थों की वृद्धि नहीं होती है। नागराज यानी किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो कि अपना घोंसला बनाता है, बाकी कोई सांप अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। कर्णपटल का अन्य नाम है कान का पर्दा। मच्छरों के समूह को स्वार्म कहा जाता है। सबसे पहला वलूंड स्तनधारी डॉली है। जीव विज्ञान के पिता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है।
सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। फोल, कोल्ट, फिली ये तीनों नाम घोड़ा शावक से संबंधित हैं। ओजोन अवक्षय का संबंध है वैश्विक गर्माहट से, ग्लोबल वार्मिंग की घटना के साथ ओजोन अवक्षय का संबंध वैश्विक गर्माहट यानी ग्लोबल वार्मिंग की घटना के साथ नहीं है। खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है क्योंकि इससे कुछ स्नायु उत्तेजित होकर के मस्तिष्क को एंटीहिस्टोमैटिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देता है। क्या करता है? स्नायु जो है उत्तेजित होकर के मस्तिष्क को एंटीहिस्टोमैटिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देता है। हृदयघात का लक्षण पैरों में दर्द नहीं होता है। सीटी स्कैन एक प्रकार की चिकित्सीय चित्रांकन तकनीक है। इसे सर्वप्रथम विकसित करने वाली कंपनी के नाम पर EMI कहा जाता है। हाथियों में गजदंत कृंतक है। लेक्राइमल ग्रंथि अर्शु श्रवण करती है। पेंगुइन जाति का पक्षी पानी के नीचे सबसे तेज तैरता है। फ्रॉयड का संबंध है मनोविज्ञान से। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग सेवा है। वायु प्रकीर्णित बीजों में रेशेदार बाह्य आवरण होता है। वृक्षों की मृत काष्ठ को हदकाष्ठ कहते हैं। सभी जैविक मिश्रणों में हाइड्रोजन एक आवश्यक तत्व के रूप में उपस्थित रहता है। बेकेलाइट क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है। और इसके साथ ही आपके जनरल साइंस, लाइफ साइंस, आपके पूरे इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके साथ ही इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक, ये 4 से 5 जो सब्जेक्ट है आपके वो इस एक वीडियो में पूरा कंप्लीटली कवर किया गया है। और इससे ये पूरे RRC ग्रुप डी के लिए इससे बाहर प्रश्न के नहीं हो सकते हैं कोई भी, क्योंकि हर तरीके के प्रश्नों को हर तरीके से इसमें लिया गया है। और ये आपकी NTPC के प्रश्न हैं और नए पैटर्न पे बनाए गए हैं जो कि NTPC में पूछे गए हैं। और इसके साथ ग्रुप C में क्या पूछे जा सकते हैं उन सारी चीज़ों को इसमें बनाया गया। और घटना चक्र इसलिए सबसे ज़्यादा बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। इसीलिए तो इस तरीके से घटना चक्र में बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं RRC ग्रुप डी के लिए वो सारे ही सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय। थैंक यू सो मच।